Good morning, students. Welcome to Bal Bharati e-education portal. In earlier classes, we are talking about roles and functions of plant nutrients. बेसिकली पूर्व की क्लासों में हमने पोषक तत्वों के कार्य और महत्व को जाना था। उन सभी में से जो 21 पोषक तत्व थे, जो क्रियात्मक पोषक तत्व थे, जिनको फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं, उनमें से कुछ ऐसे मुख्य पोषक तत्व जिनके बारे में आमतौर पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस पोषक तत्व की कमी से पादप के किस भाग में लक्षण या सिम्टम्स अपीयर होते हैं और उनको हम कैसे आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। तो उसी के कुछ बेसिक्स लेके आया हूँ आपके लिए, जो आपको याद रखने में आसान होगा। आप देख पा रहे हो कि आपके सामने एक प्लांट का रफ डायग्राम बनाया हुआ है और इसके आसपास जितने भी मेन एलिमेंट्स हैं, जिनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन पुट्स किए जाते हैं, उनके बारे में लिखा हुआ है। सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं जो प्राइमरी एलिमेंट्स थे। प्राइमरी एलिमेंट्स कौन कौन से थे? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। नाइट्रोजन प्लांट्स को किस फॉर्म में अवेलेबल होता था? नाइट्रेट, NO3 नेगेटिव और अमोनिया के फॉर्म में NH4 पॉजिटिव। और फास्फोरस किस फॉर्म में अवेलेबल होता था? H2PO4 नेगेटिव एंड HPO4 नेगेटिव की फॉर्म में अवेलेबल होता था। जो पोटेशियम था यह K+ आयन की फॉर्म में प्लांट्स को अवेलेबल होता है। ये जो तीनों के तीनों प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं NPK, ये कौन से हैं? मोबाइल, मीन्स ये चल पोषक तत्व हैं गतिशीलता के आधार पर, जो कि पादप में बहुत अधिक गतिशील रहते हैं, जिस कारण इनकी कमी के लक्षण पादप के किस भाग पर दिखाई देते हैं या डेफिशिएंसी सिम्टम्स प्लांट के किस पार्ट पर अपीयर्स होते हैं? लोअर एंड ओल्डर लीव्स। लोअर एंड ओल्डर लीव्स जो पुरानी पत्तियां होती हैं या निचले भाग की पत्तियां होती हैं। इसके साथ साथ जो इन तीनों पोषक तत्वों को पीएच मान कैसे प्रभावित करता है, अर्थात किस पीएच वैल्यू पर यह सर्वाधिक उपलब्ध होते हैं या सर्वाधिक इनका पर्याप्य रूप उपलब्ध होता है। एट व्हाट पीएच वैल्यू दीज प्राइमरी प्लांट न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल एट हाई अमाउंट। किस पीएच वैल्यू पर यह सर्वाधिक उपलब्ध होते हैं? 6.5 to 7.5, मीन्स स्लाइटली एसिडिक एंड स्लाइटली एल्केलाइन कंडीशंस। हल्की अम्लीय और हल्की क्षारीय कंडीशन में NPK की उपलब्धता पादपों को सर्वाधिक होती है। ये थे प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स। अब इनके डेफिशिएंसी सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। जो नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन के डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या थे? जो लोअर एंड ओल्डर लीव्स थी उन पर क्या होता था? V शेप में क्लोरोसिस होता था। ये नाइट्रोजन की बात कर रहा हूँ। नाइट्रोजन में जो लोअर एंड ओल्डर लीव्स है उस पे क्या होता है? V शेप क्लोरोसिस। कहने का मतलब कि V आकार में पीलापन आने लग जाता है पुरानी पत्तियों पर। यह किसके कारण होता था? नाइट्रोजन के कारण। अब अपने दूसरा केस देखते हैं फास्फोरस का। तो फास्फोरस के जो कमी के लक्षण थे वो पादप के किस भाग पे आ रहे हैं? निचले भाग पर आ रहे हैं, पुरानी और निचली पत्तियों पर। तो फास्फोरस की कमी के लक्षण पादप के निचले भाग पर दिखाई देंगे। इसमें क्या होता है? इसमें पत्तियों पर रेड पर्पल कॉलरेशन होने लग जाता है। लाल बादामी या लाल भूरे रंग की पत्तियां होने लग जाती हैं। यह किसकी कमी के कारण होता है? फास्फोरस की कमी के कारण होता है। अब अपने बात करते हैं पोटेशियम की। जो पोटेशियम होता है, पोटेशियम एक मोबाइल है, चल है, तो इसकी कमी के लक्षण कहाँ पे दिखाई देते हैं? पादप के निचले भाग में। जो पोटेशियम की कमी के लक्षण होंगे, इसमें जो पत्ती का किनारा होता है, जैसे ये होता पत्ती का किनारा, ये क्या है? झुलसने लग जाता है, मीन्स बर्निंग होने लग जाती है। और इस किनारे पर या पत्ती के मध्य में ऐसे मृत धब्बे बनने लग जाते हैं जो कि काले रंग के होते हैं, जिनको बोलते हैं डेड स्पॉट्स। तो इसकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या होते हैं? पोटेशियम की कमी होने पर पत्ती के किनारे झुलसने लग जाते हैं और पत्ती पर मृत काले धब्बे बनने लग जाते हैं या पत्ती के किनारों पर। डेड स्पॉट्स अपीयर ऑन मार्जिन्स ऑफ लीव्स।
तो जो लीफ के किनारे होते हैं उस पर डेड स्पॉट्स बनने लग जाते हैं एंड ऑल्सो स्कॉर्चिंग एंड बर्निंग ऑल्सो अकर। तो इसके साथ साथ पत्तियां झुलसने भी लग जाती हैं किनारों से, और जैसे कि किसी चीज को खरोचा हुए से पत्तियों पर हल्की हल्की खरोच आने लग जाती हैं, जिसको क्या बोलते हैं, स्कॉर्चिंग। अब ये तो थे अपने प्राइमरी एलिमेंट्स, इनके बारे में अपने बात की। अब अपने बात करते हैं सेकेंडरी एलिमेंट्स। सेकेंडरी एलिमेंट्स में कौन कौन से आते थे? कैल्शियम आता था, मैग्नीशियम आता था, सल्फर आता था। लेकिन ये तीनों के तीनों पोषक तत्व हैं। इसमें तो कैल्शियम है जो कि बिल्कुल गति नहीं करता, मैग्नीशियम है यह मध्यम गतिशील है, सल्फर है जो कि लेस गतिशील है या कम गतिशील है, लेस मोबाइल है। तो इन तीनों के अपने जो लक्षण हैं अलग अलग स्टडी करेंगे एक साथ न करके। तो सबसे पहले अपने देखते हैं जो 2 नंबर पॉइंट है मेरा, कैल्शियम और बोरोन के बारे में। आप जानते हो कि कैल्शियम और बोरोन ऐसे दो पोषक तत्व हैं जो कि अगतिशील है, मींस नॉन मोबाइल प्लांट न्यूट्रिएंट्स आर कैल्शियम एंड बोरोन। कैल्शियम एंड बोरोन क्या है? नॉन मोबाइल। नॉन मोबाइल होने के कारण इनके जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स है प्लांट के किस पोर्शन पे अपीयर हो रहे हैं? अपर पोर्शन पर, या जिसको क्या मैंने लिख रखा है, टॉप पोर्शन, जो पादप का ऊपरी भाग है उस पे इसके कमी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो इसकी कमी के लक्षण के साथ साथ कमी के लक्षणों को कैसे पहचानेंगे, इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स को अपने कैसे रीड आउट करेंगे या आइडेंटिफाइड करेंगे? तो सबसे पहले दो पोर्शन होते हैं ऊपरी भाग में। एक होता है मेरिस्टेमिक टिप पोर्शन, मेरिस्टेमिक टिप पोर्शन जिसको हिंदी में बोलते हैं शीर्ष विभाज्योतक क्षेत्र। शीर्ष विभाज्योतक क्षेत्र कहने का मतलब कि जहां से पौधा नई नई कलियां या नई नई पत्तियां निर्मित होती रहती हैं, यहाँ से न्यूर लीव्स फॉर्मेशन होती रहती हैं, या यहाँ पर कंटिन्यूसली सेल डिवीजन होता रहता है, यहाँ पर निरंतर रूप से कोशिका विभाजन पाया जाता है, उस विभाग को क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमिक टिप पोर्शन या शीर्ष विभाज्योतक क्षेत्र। जो शीर्ष विभाज्योतक क्षेत्र में नई नई पत्तियां या नई नई कलिकाएं निकलती हैं उनको क्या बोलते हैं? टर्मिनल बड्स, या जिसको बोलते हैं शीर्ष कलिका, शीर्ष कलिका। तो इन दोनों के कमी के लक्षण पादप के किस भाग पे दिखाई देते हैं? मेरिस्टेमिक टिप पोर्शन एंड टर्मिनल बड्स पर, शीर्ष कलिका और शीर्ष विभाज्योतक क्षेत्र में कैल्शियम और बोरोन की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है? नॉन मोबाइल। तो अपने बात करते हैं जो कैल्शियम है, तो कैल्शियम के जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स है वो कैसे अपीयर होते हैं और उनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? तो जो कैल्शियम का डेफिशिएंसी सिम्टम्स होते हैं यह मेरिस्टेमिक टिप पोर्शन में अपीयर होते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, जो मार्जिन्स ऑफ लीव्स होते हैं, जो लीव्स के किनारे होते हैं, टर्न इनटू हुक लाइक स्ट्रक्चर, तो एक गुंडीनुमा स्ट्रक्चर में बदलने लग जाते हैं। और कैल्शियम की कमी होने पर शीर्ष कलिका क्या होने लग जाती है? विल्टिंग, कहने का मतलब कि मुरझाने लग जाती है। जब शीर्ष कलिका अपने किनारों से मुड़ने लगती है और उसके साथ साथ वह मुरझाने लग जाती है, तो यह किसकी कमी को दर्शाता है? कैल्शियम की कमी को दर्शाता है। इन केस ऑफ बोरोन, अगर अपने बोरोन की बात करें तो बोरोन के कमी के लक्षण क्या होते हैं? बोरोन एक ऐसा पोषक तत्व है जिसकी अत्यधिकता होने पर, मीन्स अगर यह पौधों को मोर देन 3 ppm, अगर, क्योंकि एक सूक्ष्म पोषक तत्व है तो पादप को इसकी रिक्वायरमेंट कितनी होती है? लेस देन 1 ppm, कहने का भाव अर्थ कि 1 ppm से भी कम आवश्यकता होती है, लेकिन इसकी अधिकतम सीमा होती है 3 ppm। इस सीमा तक पादप पर इसका विषाक्तता या टॉक्सिसिटी का इफेक्ट बहुत कम पड़ता है, लेकिन जब बोरोन की मात्रा पादप 3 ppm से अधिक ग्रहण करने लग जाता है उस अवस्था में पादप की मृत्यु तक हो जाती है, डेथ ऑफ प्लांट्स। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है किस पोषक तत्व की अधिकता से या विषाक्तता से पादप की मृत्यु तक हो जाती है? बोरोन। विच प्लांट न्यूट्रिएंट्स ए कंडीशन इन, एक अवस्था, किस अवस्था में पोषक तत्वों की अधिकता होने पर पादप की मृत्यु हो जाती है? वो है बोरोन।
तो बोरोन के कमी के लक्षण पादप के किस भाग पे दिखाई देंगे? ऊपरी भाग पर। तो इसमें और इसमें ये डिफरेंस है, बोरोन की कमी होने पर जो शीर्ष कलिका है पूर्ण रूप से खत्म हो जाती है या कंप्लीटली डेड हो जाती है, और स्लोली स्लोली ये जो कंप्लीटली डेड होने के बाद ये पूरा का पूरा जो बोरोन की अधिकता के कारण या कमी के कारण पूरे के पूरे पादप की मृत्यु हो जाती है। ये थे कैल्शियम और बोरोन। अब अपने बात करते हैं यह किस पीएच वैल्यू पर, एट व्हाट पीएच वैल्यू पर यह सबसे ज़्यादा अवेलेबल होते हैं या सबसे ज़्यादा इनकी पर्याप्तता होती है। जो कैल्शियम होता है यह 6.5 टू 7.5, 6.5 से 7.5 के मध्य अत्यधिक पौधों को उपलब्ध होता है। किस फॉर्म में? कैल्शियम आयन की फॉर्म में, कैल्शियम आयन की फॉर्म में, Ca+2 की फॉर्म में प्रोवाइड होता है। अब अपने बात करते हैं बोरोन। बोरोन क्या होता है? एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जिसके कारण, जबकि कैल्शियम सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स है या मुख्य पोषक तत्व है, और बोरोन है, बोरोन क्या है? एक माइक्रो या सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो यह जो अम्लीय कंडीशन होती है 6 टू 7 के बीच में अत्यधिक उपलब्ध होता है। बोरोन किस रूप में उपलब्ध होता है? बोरिक एसिड H3BO3 नेगेटिव या H2BO3 नेगेटिव की फॉर्म में ये प्रोवाइड होता है। बोरेट एंड बोरिक एसिड, बोरेट एंड बोरिक एसिड की फॉर्म में यह प्लांट्स को अवेलेबल होता है। अब इसके बाद अपने बात करते हैं 3 नंबर पॉइंट की। 3 नंबर पॉइंट में अपने देखो सेकेंडरी में क्या आता था? कैल्शियम आता था, एक कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगर अपने बात करें मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम क्या है? मीडियम मोबाइल मीन्स मध्यम गतिशील पोषक तत्व है। इस कारण इसके कमी के लक्षण क्या है? पौधे के निचली पत्तियों पर मीन्स ओल्डर लीव्स या लोअर लीव्स पर दिखाई देते हैं। इस अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था में एक अवस्था आती है इंटरवेनियल क्लोरोसिस, जिसको बोलते हैं अंतःशिरा पीलापन। अंतःशिरा पीलापन, इस अवस्था में क्या होता है? जो वेन्स ऑफ लीव्स होती हैं, जो लीफ की शिराएं होती हैं, ये क्या है? ग्रीन कलर की बनी रहती हैं, जो बीच में मैंने डार्क कलर की बना रखी हैं, और वेन्स को छोड़कर पूरी की पूरी पत्ती क्या हो जाती है? हरे रंग से रहित हो जाती है, अर्थात पीलापन दर्शाने लग जाती है, जिसको क्या बोलते हैं? इंटरवेनियल क्लोरोसिस या अंतःशिरा पीलापन। Deficiency of single element magnesium, plant lower leaves show intervenial chlorosis in which veins of leaves remain green and other portion of leaves turn into yellowness, तो पीले कलर में बदलने लग जाता है। और जो मैग्नीशियम की उपलब्धता होती है यह किस पीएच वैल्यू पर सर्वाधिक होती है? 6.5 टू 7.5। आपको याद रखने के लिए आप नोट कर सकते हो, जो सेकेंडरी पोषक तत्व हैं कौन कौन से? कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ये मोस्टली अगर तीनों के लिए एक पीएच वैल्यू पूछी जाए तो 6.5 टू 7.5, 6.5 टू 7.5 के बीच में ये अत्यधिक उपलब्ध होते हैं। यहाँ मैंने एरो का निशान लगा रखा है, मतलब कि निचली पत्तियों में। एरो मीन्स जो किस पोर्शन में पादप के सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं। अब इसके बाद अपने बात करते हैं 4th पॉइंट की। उससे पहले मैग्नीशियम प्लांट को किस फॉर्म में अवेलेबल होता है? Mg+2 मैग्नीशियम आयन के रूप में। और मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम जो पादप की हरित लवक है, हरित लवक का मुख्य घटक है या उसका केंद्रीय आयन है। सेंट्रल एटम ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का केंद्रीय आयन है, जो कि पत्ती की संरचना का निर्माण करता है। उसके बाद अगर अपने बात करें लेस मोबाइल या सूक्ष्म पोषक तत्वों की, जिसमें मुख्य रूप से 4 सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जो कि बहुत ही अल्प गतिशील या लेस मोबाइल होते हैं। लेस मोबाइल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर Fe, सल्फर, कॉपर एंड मैग्नीज। तो इस कंडीशन में ये क्या है? बहुत कम गतिशील होने के कारण इनके जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स है या टॉप पोर्शन या मेरिस्टेमिक टिप पोर्शन को छोड़कर उसका जो लोअर पोर्शन होता है उसके नीचे का थोड़ा सा भाग, यहाँ पे मैंने बिल्कुल टॉप दिखा रखा है, यहाँ मैंने इसका टॉप का बिल्कुल नीचे का भाग दिखा रखा है, टॉप का नीचे का भाग।
तो इसके अपर एंड यंगर लीव्स, जो ऊपर की नौजवान या नई पत्तियां होती हैं उन पर इनके डेफिशिएंसी सिम्टम्स अपीयर होते हैं। तो यह किस पीएच वैल्यू पर, आप एक बात बेसिक सी याद रखिए, जो ज्यादातर सूक्ष्म पोषक तत्व हैं यह अम्लीय अवस्था में या अम्लीय पीएच मान पर सर्वाधिक उपलब्ध होते हैं। तो 4 to 7, 4 से 7 के बीच में। अपर एंड यंग लीव्स, तो एफी प्लांट को किस फॉर्म में अवेलेबल होता है, एफी प्लांट को Fe+2 की फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो एफी की अवस्था में मैंने बताया था इंटरवेनियल क्लोरोसिस होता है, लेकिन इंटरवेनियल क्लोरोसिस यहाँ पर अपर एंड यंग लीव्स में होता है एज कंपैरिजन टू मैग्नीशियम। तो उसके बाद अगर अपने सल्फर की बात करें तो सल्फर के भी, सल्फर में क्या होता है, सल्फर में भी क्लोरोसिस अक्कर होता है, लेकिन सल्फर के केस में पूरी की पूरी पत्ती पीली हो जाती है, ऊपर की पत्ती। उसके बाद अगर अपन कॉपर और मैग्नीज की बात करें तो कॉपर और मैग्नीज के भी डेफिशिएंसी सिम्टम्स पादप के ऊपरी भाग पर दिखाई देते हैं। सल्फर किस फॉर्म में अवेलेबल होता है, सल्फर पादपों को SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव और SO3 2 नेगेटिव की फॉर्म में अवेलेबल होता है, सल्फेट की फॉर्म में। जबकि कॉपर किस फॉर्म में अवेलेबल होता है, कॉपर Cu+2 और Cu+3 की क्यूपर एंड क्यूप्रिक एसिड, क्यूपर एंड क्यूप्रिक की फॉर्म में अवेलेबल होता है। उसके बाद अगर अपने मैग्नीज की बात करें तो यह Mn+2 की फॉर्म में प्लांट्स को अवेलेबल होता है। अब ये तो थे अपने लेस मोबाइल या कम गतिशील पोषक तत्व। उसके बाद एक ऐसा पोषक तत्व भी आता है जिसके कमी के लक्षण पौधे के दोनों भागों पर दिखाई देते हैं, ऊपरी भाग और निचले भाग पर। वो पोषक तत्व कौन सा है, जिंक, जो कि क्या है, मीडियम मोबाइल या मध्यम गतिशील है। डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ जिंक अक्कर्स ऑन अपर एंड लोअर लीव्स, मीन्स बोथ टाइप्स ऑफ लीव्स, जिसमें दोनों प्रकार की पत्तियों, पुरानी और नई पत्तियों पर जिंक के कमी के लक्षण दिखाई देते हैं, जिंक की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। यह मीडियम मोबाइल होता है। ये अपने कुछ पोषक तत्व थे जिनके बारे में अपने एक बेसिक सा स्टडी किया है, पूरे जितना भी अपने लेसन रीड आउट किया है या उसके बारे में स्टडी किया है, उसमें ये बेसिक से प्लांट न्यूट्रिएंट्स थे जिनके बारे में से ज़्यादातर क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। और जिंक प्लांट्स को किस फॉर्म में अवेलेबल होता है, Zn+2 की फॉर्म में अवेलेबल होता है। ये आप रो डायग्राम अपनी कॉपी पे बनाएंगे, ऐसा बिल्कुल, जो आपको बहुत सी चीज़ों को समझने में हेल्प करेगा। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसी लेसन के कुछ बेसिक्स हैं जो बार बार अपने पढ़ रहे थे। इस लेसन में कुछ टर्मिनोलॉजी आई हैं या कुछ ऐसे वर्ड्स आए हैं जो कि ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि क्लोरोसिस हो गया, इंटरवेनियल क्लोरोसिस हो गया, इटियोलेशन हो गया, हिडन हंगर हो गया या लग्जरी कंजम्पशंस। ऐसी बेसिक सी टर्म जिनके बारे में अपने को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अपने इन टर्म्स के बारे में स्टडी करेंगे, देन उसके बाद अपने क्या है, कौन कौन से पोषक तत्व हैं और उनकी कमी को दर्शाने वाले मुख्य पौधे कौन कौन से हैं। मीन्स क्या होता है, प्लांट्स यूज फॉर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी इंडिकेटर, मतलब कि ऐसे पौधे जो कि किसी मुख्य पोषक तत्व की डेफिशिएंसी सिम्टम्स को अच्छे से शो करते हैं या अच्छे से प्रदर्शित करते हैं, उनके बारे में जानेंगे वे कौन कौन से प्लांट्स हैं। आपको अच्छे से क्लियर विजुअली हो रहा होगा ये अभी। तो अपने अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं टर्मिनोलॉजी।
सबसे पहले आते हैं अपने हिडन हंगर पर। किस पर? हिडन हंगर या अदृश्य भूख। हिडन हंगर या अदृश्य भूख। हिडन हंगर या अदृश्य भूख क्या होती है? किसी पादप में पोषक तत्वों की पर्याप्तता का ऐसा स्तर, पोषक तत्वों की पर्याप्तता का ऐसा स्तर जिस स्तर पर पादप उस पोषक तत्व की कमी के लक्षण प्रदर्शित नहीं करते, लेकिन वास्तव में उस पोषक तत्व की कमी पौधे के आंतरिक भागों में होने लगती है, लेकिन उसके लक्षण पौधा प्रकट नहीं करता या वे लक्षण अपने को दिखाई नहीं देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अदृश्य भूख। ऐसी भूख जो अपने को दिखाई नहीं देती है या प्लांट उस चीज को शो नहीं करता। ए कंडीशन in which a plant did not show disease symptoms एक ऐसी अवस्था जिसमें पादप रोग के लक्षण प्रकट नहीं करता, वो क्या कहलाती है? हिडन हंगर। क्या कहलाती है? हिडन हंगर कहलाती है। अब उसके बाद अपनी दूसरी टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं। दूसरी टर्मिनोलॉजी में एक टर्म आती है लग्जरी कंजम्पशन। क्या आता है? लग्जरी कंजम्पशन। लग्जरी कंजम्पशन ये जो टर्म है ये ज्यादातर पोटेशियम के लिए यूज की जाती है। कौन से पोषक तत्व के लिए यूज की जाती है? पोटेशियम की। इस अवस्था में क्या होता है? पादप के द्वारा पोटेशियम को जब आवश्यकता से अधिक मात्रा में ग्रहण कर लिया जाता है तो पोटेशियम की विषाक्तता का या पोटेशियम का पादप की उत्पादकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी अवस्था को क्या बोला जाता है? लग्जरी कंजम्पशन। A state in which plant absorb potassium more than required concentration. At that condition, potassium did not affect productivity of plants. This term is called luxury consumption. यही अवस्था क्या कहलाती है? लग्जरी कंजम्पशन। कहने का मतलब कि किसी चीज का अपने पास आवश्यकता से ज्यादा होने पर उसका कोई नुकसान न होना। यह किसके लिए यूज की जाती है? पोटेशियम के लिए यूज की जाती है। उसके बाद आता है इटियोलेशन। क्या? इटियोलेशन। अब अपने इटियोलेशन की बात करते हैं। येलोइंग ऑफ प्लांट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लाइट और ड्यू टू प्रोलॉन्ग शेडिंग कंडीशन। कहने का भाव अर्थ कि पादप को लंबे समय तक छायादार अवस्था में रखना या पादप को लंबे समय तक धूप या प्रकाश न मिलने की अवस्था पर पादप पीलापन दर्शाने लग जाता है, जिस अवस्था को क्या बोलते हैं? इटियोलेशन। येलोइंग ऑफ प्लांट्स ड्यू टू absence of light or prolonged shading conditions। ये क्या कहलाता है? इटियोलेशन कहलाता है। इसके बाद जो अपनी चौथी टर्म आती है वो कौन सी है? क्लोरोसिस। कौन सी? क्लोरोसिस। क्लोरोसिस मीन्स पीलापन दर्शाना। क्लोरोसिस क्या होता है? क्लोरोसिस येलोइंग ऑफ द प्लांट लीव्स ड्यू टू न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी।
पोषक तत्वों की कमी होने पर पादप का पीलापन दर्शाना क्या कहलाता है? क्लोरोसिस कहलाता है। अब इसके बाद अपने जो ये चौथी टर्म थी, पांचवी टर्म पर आते हैं, इसी का कुछ रूपांतरण। इसमें तो पत्ती पूरी की पूरी पीलापन दर्शाने लग जाती है, लेकिन इंटरवेनियल क्लोरोसिस में अंतःशिरा पीलापन, इंटरवेनियल क्लोरोसिस, इस अवस्था में क्या होता है जानते हैं। येलोइंग ऑफ द लीफ पार्ट्स, येलोइंग ऑफ द लीफ पार्ट्स बिटवीन वेन्स एंड वेन्स रिमेन ग्रीन्स। लेकिन इस अवस्था में क्या होता है, जो शिराओं के बीच का भाग होता है वो तो पीला पड़ने लग जाता है, लेकिन जो शिराएं होती हैं वे निरंतर हरी बनी रहती है, जिसको क्या बोलते हैं? इंटरवेनियल क्लोरोसिस या अंतःशिरा पीलापन। एक आता है डाईबैक। क्या आता है? डाईबैक। डाईबैक क्या होता है? किसी पोषक तत्व की कमी होने पर, स्पेसिफिकली बोरोन, जैसे बोरोन हो गया, किसी पोषक तत्व की कमी होने पर पादप के ऊपरी भाग से नीचे की ओर पत्तियों या उसकी शाखाओं का सूखना क्या कहलाता है? डाईबैक कहलाता है। यह किसकी कमी के कारण होता है? मोस्टली यह ज्यादातर कॉपर या बोरोन की कमी से होता है। मोस्टली यह कॉपर की डेफिशिएंसी के कारण होता है जो डाईबैक होता है। डाईबैक मीन्स ए कंडीशन इन विच प्लांट स्टार्ट विल्टिंग फ्रॉम अपर पोर्शन टू लोअर पोर्शन ऑफ प्लांट। ऊपरी भाग से निचले भाग की ओर प्लांट सूखना प्रारंभ कर देता है। ये कुछ लेसन में से टर्मिनोलॉजी थी जिनके बारे में अपने जाना है। इसके बाद अपने प्लांट न्यूट्रिएंट्स और उनके इंडिकेटर प्लांट्स को देखेंगे। किस प्लांट की जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स है वो अच्छे से किस प्लांट में अपीयर होती हैं। सबसे पहले अगर अपने बात करें नाइट्रोजन की, किसकी बात करें? नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन दो फॉर्म में होता है, लेकिन इसमें जो ज्यादातर अमोनियम फॉर्म होती है यह कौन कौन से प्लांट को अवेलेबल होती है? राइस, शुगर केन एंड टी। इन तीनों पौधों को नाइट्रोजन किस अवस्था में उपलब्ध होती है? अमोनिया के फॉर्म में उपलब्ध होती है। अब अपने बात करते हैं नाइट्रोजन के इंडिकेटर प्लांट्स कौन से। अगर डेफिशिएंसी आ जाए, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी आ जाए तो इसका इंडिकेटर प्लांट कौन से हैं? कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर एंड कैबेज, और इसके अलावा पल्स क्रॉप्स, सीरियल क्रॉप्स, सीरियल क्रॉप्स जो दलहनी फसलें हैं। दलहनी फसलें देखिए बेटा, जो कॉलीफ्लावर और कैबेज है इनमें नाइट्रोजन की कमी के लक्षण क्या होते हैं? इसमें जो गोभी का फूल होता है वो बहुत छोटा रह जाता है, ठीक है। उसके बाद जो सीरियल क्रॉप्स होती है, जैसे मैंने नाइट्रोजन के कार्यों में बताया था आपको, नाइट्रोजन क्या काम करता है? प्रोटीन निर्माण का काम करता है ना, प्रोटीन निर्माण का काम करता है। इसके साथ साथ यह जो दलहनी फसलें होती हैं उनको हरा रंग भी प्रदान करता है। तो जो जितनी भी ज्यादातर दलहनी फसलें हैं उनमें नाइट्रोजन की कमी होने पर फसल क्या दर्शाती है? पीलापन। तो इसके इंडिकेटर प्लांट या सूचक पौधे कौन कौन से हैं नाइट्रोजन की कमी के? कॉलीफ्लावर हो गया, कैबेज हो गया, सीरियल क्रॉप या दलहनी फसलें जिसमें अनाज वाली फसलें आती हैं। सॉरी, दलहनी नहीं बेटा, अनाज वाली फसलें। अनाज वाली फसलों में कौन कौन सा हो गया? राइस हो गया, गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, एटसेट्रा इत्यादि। तो ये थे नाइट्रोजन। अब अपनी बात करते हैं फास्फोरस की। तो फास्फोरस की जो कमी के लक्षण है पौधे के किस भाग पर दिखाई देंगे या कौन कौन से पौधों में दिखाई देंगे? जो फास्फोरस है इसकी कमी के लक्षण ज्यादातर रैपसीड एंड मस्टर्ड, जो सरसों होती है या तारामीरा होता है उसमें इसके कमी के लक्षण ज्यादातर दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि जो फास्फोरस होता है इनकी कमी के लक्षण, क्योंकि फास्फोरस किस चीज का काम करता है? फास्फोरस इनमें ऑयल फॉर्मेशन का काम करता है या तेल निर्माण का काम करता है, इसलिए इसकी कमी के लक्षण किस भाग पर दिखाई देते हैं? लोअर भाग पर। जो निचले भाग की पत्तियां होती हैं वो रेड पर्पल कॉलरेशन या मतलब कि लाल बादामी रंग की होने लग जाती हैं। यह किसकी कमी के कारण होता है? फास्फोरस। फास्फोरस के इंडिकेटर या सूचक पौधे कौन कौन से हैं?
रैपसीड एंड मस्टर्ड। अब बात करते हैं अपने पोटेशियम की। जो पोटेशियम का सूचक पौधा कौन सा होता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा कौन सा पौधा है जिसको सर्वाधिक पोटेशियम की आवश्यकता होती है या के आयंस की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है? पोटैटो। कौन सा हो गया? पोटैटो। तो पोटेशियम की कमी का सूचक पौधा कौन सा हो गया? आलू या पोटैटो। उसके बाद अगर अपने बात करें कैल्शियम की, ये तो हो गए प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स। अगर उसके बाद अपने बात करते हैं कैल्शियम की, अब आते हैं अपने कैल्शियम पर। तो कैल्शियम की कमी के लक्षण भी किस भाग पर ज़्यादा दिखाई देते हैं? पादप के ऊपरी भागों पर। लेकिन इसके सबसे अच्छे लक्षण सब्जी वर्गीय फसलों में दिखाई देते हैं, जैसे हो गया कैबेज एंड कॉलीफ्लावर। फूल गोभी और बंद गोभी में इसके अच्छे सिम्टम्स अपने को दिखाई देते हैं। उसके बाद अगर अपने बात करते हैं सोडियम की, किसकी? सोडियम की, Na। तो सोडियम की कमी के लक्षण किस भागों पर कौन से पौधे में अच्छे से दिखाई देते हैं? शुगर बीट या चुकंदर, शुगर बीट में दिखाई अच्छे से देते हैं। अब अपने बात करते हैं बोरोन की। तो बोरोन के कमी के लक्षण किस पौधे में अच्छे से दिखाई देते हैं? सनफ्लावर या सूरजमुखी में, सनफ्लावर या सूरजमुखी में। उसके बाद अपने बात करें फेरस की या लोहे की, तो लोहे के कमी के लक्षण पौधे के किस भाग पर दिखाई देते हैं? लोहे के कमी के लक्षण सोरगम या ज्वार में अच्छे से दिखाई देते हैं। उसके बाद अगर अपने मैग्नीज की बात करें, इसकी मैग्नीज की, तो मैग्नीज की कमी के लक्षण कौन से पौधे में अच्छे से दिखाई देते हैं? ओट्स या जई में, ओट्स या जई में अच्छे से दिखाई देते हैं। उसके बाद अगर अपने कॉपर की बात करें, कॉपर की कमी के लक्षण पौधे कौन से पौधे में अच्छे से दिखाई देते हैं? वीट में। ये कुछ पौधे थे जो कि कुछ खास पोषक तत्वों या स्पेसिफिक प्लांट न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी सिम्टम्स को अच्छे से शो करते हैं। उससे पहले नाइट्रोजन में कौन कौन से थे? कॉलीफ्लावर एंड कैबेज, एंड सीरियल क्रॉप्स। फास्फोरस के कौन कौन से थे? रैपसीड एंड मस्टर्ड। पोटेशियम का कौन सा था? टोमेटो, सॉरी पोटैटो। ये आप टेबल बना लेना, आपको याद रखने में आसानी होगी। इसके बाद अपने एक टेबल बनाते हैं पोषक तत्व और पोषक तत्वों के उपलब्ध रूप, जो आपको एक टेबल फॉर्म में प्रोवाइड हो जाएंगी, जिसमें आपको याद रखने में आसानी होगी। सबसे पहले अपने आते हैं नाइट्रोजन पर। नाइट्रोजन का उपलब्ध रूप कौन सा है? इसका साइन क्या है? एंड उपलब्ध रूप कौन सा है? अमोनिया एंड नाइट्रेट, NO3 नेगेटिव। उसके बाद अपने आते हैं फॉस्फोरस पर। P से इसको शो किया जाता है, H2PO4 नेगेटिव, HPO4 नेगेटिव। अब आते हैं पोटेशियम पर, K आयन के रूप में। देन कैल्शियम Ca+2 के रूप में, मैग्नीशियम Mg+2 के रूप में, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर SO4 2 नेगेटिव, SO3 2 नेगेटिव की फॉर्म में। देन कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर हो गया। उसके बाद अगर अपने बात करें Fe की, Fe2 फॉर्म्स में प्रोवाइड होता है, Fe+2 एंड Fe+3। अब अपने अगर लोहे की बात कर रहे हैं, तो लोहे की उपलब्धता दो रूपों में होती है। जो Fe+2 की उपलब्धता होती है, यह होती है रिड्यूस फॉर्म में, सॉरी ऑक्सीडाइज जोन में, ऑक्सीडाइज जोन में। और जो Fe+3 होता है, यह किस जोन में होता है? रिड्यूस्ड जोन में।
तो बेटा देखो दो फॉर्म होती हैं लोहे की, एक होती है Fe+3, यह किस फॉर्म में अवेलेबल होता है? Fe+3 कौन से जोन में होता है? पहले आपको थोड़ा सा डाउट हो गया था। Fe+3 ऑक्सीडाइज जोन में। ऑक्सीडाइज जोन क्या होता है? भूमि का ऊपरी 1 से 10 सेंटीमीटर का भाग, भूमि का ऊपरी 1 से 10 सेंटीमीटर का भाग जिसमें ज़्यादातर ऑक्सीकरण की क्रियाएं होती रहती हैं। ऑक्सीकरण होने से यह लोहा किस अवस्था में प्राप्त होता है? Fe+3 के रूप में प्राप्त होता है। Fe+3 फेरस या मतलब फेरिक फेरिक की फॉर्म में प्रोवाइड होता है। जस्ट बीनीथ 10 सेंटीमीटर, भूमि के 10 सेंटीमीटर का निचला भाग, कहने का मतलब कि भूमि की 10 सेंटीमीटर से नीचे की गहराई का भाग क्या कहलाता है? रिड्यूस जोन कहलाता है, जिसमें लोहा किस अवस्था में प्राप्त होता है? Fe+2 की फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो ज़्यादातर जो लोहे की प्राप्ति होती है वो किस जोन में होती है? रिड्यूस जोन में होती है। उसके बाद आता है अपना मैग्नीज, यह भी Mn+2 एंड Mn+3 की फॉर्म में प्रोवाइड होता है। सेम बेसिक कॉन्सेप्ट इसके भी लोहे जैसे, जो Mn+2 है यह रिड्यूस जोन से प्रोवाइड होता है, Mn+3 यह ऑक्सीडाइज जोन से प्रोवाइड होता है। मैग्नीज के बाद अपने बात करते हैं सल्फर। सल्फर हो गया, Fe हो गया, मैग्नीज हो गया। देन अपने बात करते हैं कॉपर की। कॉपर किस फॉर्म में आता है? Cu+2 के रूप में। अब अपने बोरोन की बात करते हैं, तो बोरोन क्या है? रिनाइन, H2BO3 नेगेटिव, HBO3 2 नेगेटिव, बोरेट एंड बोरिक एसिड की फॉर्म में यह प्रोवाइड होता है। और एक इसकी फॉर्म और भी होती है, H3BO3 नेगेटिव की फॉर्म में भी यह प्रोवाइड होता है। अब बोरोन के बाद अपने बात करते हैं निकिल की, जो 17वां पोषक तत्व था, यह Ni+2 की फॉर्म में प्रोवाइड होता है। अगर अपने बात करें मोलिब्डेनम की, तो इसका पर्याप्त रूप क्या होता है? इसका होता है MO4 2 नेगेटिव की फॉर्म में यह प्रोवाइड होता है। अब उसके बाद अपने बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन क्या है? एक रिनाइन है, तो यह Cl नेगेटिव की फॉर्म में प्रोवाइड होता है। उसके बाद अगर अपने बात करें ज़्यादातर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, उसके बाद अपने बात करते हैं सोडियम की। तो सोडियम का पर्याप्त रूप क्या होता है? Na+2 के रूप में। उसके बाद मोलिब्डेनम हो गया कोबाल्ट। कोबाल्ट किस फॉर्म में प्रोवाइड होता है? कोबाल्ट का जो अवेलेबल फॉर्म होती है यह होती है CO+2। तो ये कुछ पोषक तत्व थे और उनके पर्याप्त रूप थे जो आपको याद रखने में आसानी होगी। तो आज का जो अपना चैप्टर है यहीं पर समाप्त होता है, और आशा करता हूँ कि इसके जितने भी अपने सेशन रहे हैं या क्लासेस रही हैं उनमें आपको बहुत कम डाउट्स आए होंगे। जो भी आपके डाउट्स रहे होंगे उनको अपने जूम ऐप पर वीडियो सेशन में दूर करेंगे। और आपका होमवर्क ये है, जितना भी आपको लेसन करवाया है, जितना भी आपको लेसन करवाया है वो आपकी नोटबुक पे रफली या अच्छे से किया हुआ होना चाहिए, जिससे आपको चीज़ें याद रखने या समझने में आसानी होगी। और वो बच्चे जो मेरे से +1 में पढ़े हैं उनको इस लेसन के मैंने कम्प्लीटली नोट्स दिए हुए हैं। आप उन नोट्स को भी अच्छे से रीड आउट करोगे और उसके साथ साथ आप इसको नोटबुक पर भी लिखोगे। जो आगे का अपना चैप्टर रहेगा, जो अपना नेक्स्ट वीडियो सेशन रहेगा, वो अपना ऑर्गेनिक फार्मिंग पर रहेगा या कार्बनिक खेती पर आधारित रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।